नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा और उसके जल्द क्रियान्वयन की अपील की है। प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा कि 16 अप्रैल से संसद में इस ऐतिहासिक विषय पर विशेष चर्चा होगी। इस अधिनियम के तहत सरकार का मुख्य लक्ष्य 2029 के चुनावों तक महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिलाना है। पीएम मोदी ने देश के विकास के लिए इस ऐतिहासिक कदम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहद अहम बताया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जल्द क्रियान्वयन को लेकर 16 अप्रैल से संसद में शुरू होने वाली विशेष चर्चा के लिए बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। बीजेपी के 3 लाइन के व्हिप में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को 16, 17 और 18 अप्रैल को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। सांसदों को कहा गया है कि सख्ती से इस व्हिप का पालन किया जाए। सांसदों को निर्देश दिया गया है कि इन 3 दिनों में सदन में सांसदों की लगातार उपस्थिति बनी रहे। संसद में महिला आरक्षण को लेकर संवैधानिक संशोधन बिल इन 3 दिनों में सदन में लाई जाएंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज सिलीगुड़ी में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के जरिए तमिलनाडु के भाजपा कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए डीएमके के खराब शासन को बेनकाब करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर गायिका आशा भोसले की खराब तबीयत पर गंभीर चिंता जताते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल के खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर कड़ा हमला बोला है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी ने एसआईआर जैसे मुद्दों का हमेशा से विरोध किया है और बंगाल को घुसपैठियों से भर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने मुर्शिदाबाद का दौरा किया और बेलडांगा विधानसभा के मतदाताओं से मुलाकात की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मुर्शिदाबाद में चुनाव के लिए अच्छी तैयारी चल रही है। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयार हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा, जिनके नाम हटा दिए गए हैं वे तभी वोट दे पाएंगे जब ट्रिब्यूनल से उनका नाम क्लियर होगा। पश्चिम बंगाल में भयमुक्त चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 12 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर इस बड़े फेरबदल के तहत चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस के 4 अहम डिवीजनों के उपायुक्त को भी हटा दिया है। अमेरिका के सिएटल शहर में भारतीय संस्कृति और दर्शन का एक नया अध्याय लिखा गया। सिएटल के व्यस्त डाउनटाउन इलाके में स्थित वेस्ट लेक स्क्वायर पर स्वामी विवेकानंद की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। सिएटल के मेयर केटी विल्सन और भारतीय महावाणिज्य दूत ने संयुक्त रूप से स्वामी विवेकानंद की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने न्यूयॉर्क में भारतीय प्रवासी समुदाय और विभिन्न सामुदायिक नेताओं से मुलाकात की है। अमेरिका में भारत के राजदूत क्वात्रा ने व्यापार, तकनीक और जनसंपर्क के क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती भारत अमेरिका साझेदारी पर विस्तार से चर्चा की। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में भारतीय अमेरिकी समुदाय और फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के योगदान का जमकर सराहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और राष्ट्रवादी विचारक सुंदर सिंह भंडारी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सादगीपूर्ण जीवन, उच्च आदर्शों और राष्ट्र सेवा के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ सुंदर सिंह भंडारी जी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के भूटान दौरे का आज चौथा दिन है। इस आधिकारिक दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भूटान में रह रहे भारतीय प्रवासी समुदाय से मुलाकात की। मनोहर लाल ने कहा कि भारतीय समुदाय का गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव भारत और भूटान के बीच ऐतिहासिक और अटूट मित्रता को लगातार मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर मंडियों में जाकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी है कि वे राजनीतिक दौरों के बजाय कांग्रेस शासित राज्यों में शासन व्यवस्था का आकलन करें। चरखी दादरी की रैली में हरियाणा सीएम सैनी ने 540 करोड़ रुपए की 43 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद सुनिश्चित की है। भारत के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मिशन ने भारत के गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र मिशन ने बताया कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 250 मिलियन यानी 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबों से बाहर निकाला है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। ये सौदा 26.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 225 करोड़ रुपए में पूरा हुआ। ये मझगांव डॉक का पहला अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण है जो वैश्विक बाजार में भारत की बढ़ती धमक को दर्शाता है। पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही शांति वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शांति वार्ता के बाद ईरान के साथ किसी भी समझौते से साफ इनकार किया है। वेंस ने स्पष्ट किया कि इस अहम शांति वार्ता में ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल अब इस कूटनीतिक वार्ता से बिना किसी डील के ही वापस वॉशिंगटन लौट रहा है। उपराष्ट्रपति वेंस के मुताबिक अमेरिका ने वार्ता में ईरान को अपना अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव दे दिया था। उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि ईरान की तरफ से परमाणु हथियारों के खिलाफ कोई सकारात्मक प्रतिबद्धता नहीं मिली है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने चेतावनी दी है कि समझौते तक न पहुंच पाना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए नुकसानदेह है। अमेरिका ने वार्ता में अपनी रेड लाइंस बिल्कुल साफ कर दी थी जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मौसम विभाग के अनुसार असम और मेघालय में 14 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में 14 अप्रैल को कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा कि भारत आज भी वैश्विक निवेश के लिए एक खुला और आकर्षक गंतव्य बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्था और बढ़ता निवेशक आधार इसे वैश्विक पूंजी के लिए खास बनाती है। तुहिन कांत पांडे ने कहा कि सेबी का फोकस जोखिम आधारित और निवेश को आसान बनाने वाली नीतियों पर है जिससे विदेशी निवेशकों के लिए बाजार में प्रवेश सरल हो सके और पूंजी बाजार की स्थिरता बनी रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने फसल खरीद प्रणाली को पारदर्शी, सुरक्षित और किसान अनुकूल बनाने के लिए कई पहल लागू की हैं। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने किसानों की बातचीत की और 3 स्तरीय फसल सत्यापन प्रणाली लागू करने की जानकारी भी दी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उर्वरक संयंत्रों के लिए गैस आवंटन 5% बढ़ाकर लगभग 95% तक कर दिया है। और बुलेटिन में यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं। वहीं घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी और सीएनजी परिवहन उपभोक्ताओं को 100% गैस आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि मार्च 2026 से अब तक करीब 4.15 लाख नए पीएनजी कनेक्शनों की गैस की आपूर्ति शुरू की जा चुकी है, जबकि लगभग 4.55 लाख अतिरिक्त उपभोक्ताओं ने नए कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है। सरकार ने डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 21.5 रुपये से बढ़ाकर 55.5 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 29.5 रुपये से बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर की। सरकार ने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य राजस्व बढ़ाना नहीं बल्कि निर्यातकों द्वारा कीमतों के अंदर का फायदा उठाने से रोकना है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय 13 से 14 अप्रैल को इंडिया फार्मा 2026 का आयोजन करेगा, जिसका उद्घाटन जेपी नड्डा और राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को वैश्विक फार्मा इनोवेशन हब बनाना है, जिसमें R&D इनोवेशन और वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करने पर जोर रहेगा। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2047 तक परमाणु क्षमता 100 गीगावाट तक पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य तय किया। फिलहाल भारत में 24 रिएक्टर संचालित हैं, जबकि कई नए प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं और 2030 तक क्षमता 22 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने FY26 में 915 मिलियन टन कार्गो हैंडल कर रिकॉर्ड बनाया। वहीं जहाजों का टर्न राउंड टाइम घटकर करीब आधा रह गया। बीते एक दशक में बंदरगाह क्षमता, कनेक्टिविटी और दक्षता में बड़ा सुधार हुआ है, जबकि 845 परियोजनाओं के जरिए लाखों करोड़ के निवेश को बढ़ावा मिला है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत मुंबई के पास सावली में दूसरी टनल बोरिंग मशीन की असेंबली शुरू हुई। सोने की कीमतों में इस हफ्ते 1.65% की बढ़त दर्ज की गई, जिसमें लगातार तीसरे हफ्ते इसमें तेजी बनी रही। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 2031 तक 4 नए इलेक्ट्रिक वाहन करेगी लॉन्च। कंपनी ने ईवी सेगमेंट में बढ़त दिखाते हुए एक कार्यक्रम में एक ही दिन में ई विटारा की 108 यूनिट ग्राहकों को सौंपी। एशियाई विकास बैंक ADB ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर चालू वित्त वर्ष के लिए 4% किया। रिपोर्ट के अनुसार ईंधन की बढ़ती कीमतें और वैश्विक सप्लाई चेन में बाधाएं इस गिरावट की मुख्य वजह हैं। ADB ने चेतावनी दी है कि अगर संकट लंबा खिंचता है तो आर्थिक जोखिम और बढ़ सकते हैं। कोलंबिया ने इक्वाडोर से आयात पर शुल्क 30% से बढ़ाकर 100% करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव और बढ़ेगा। कोलंबिया की व्यापार मंत्री डायना मोरालेस ने कहा कि इक्वाडोर द्वारा टैरिफ 50% से बढ़ाकर 100% करने के फैसले ने कोलंबिया को अपनी नीति बदलने पर मजबूर किया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर शांति वार्ता में अत्यधिक और गैर कानूनी मांगे रखने का आरोप लगाया है। ईरानी प्रवक्ता के मुताबिक कूटनीतिक सफलता तभी संभव थी जब अमेरिका अपनी अनुचित मांगों और रवैये से पीछे हटता। ईरानी मीडिया के अनुसार उनके प्रतिनिधिमंडल ने 21 घंटे तक लगातार बातचीत की, लेकिन अमेरिकी शर्तों ने प्रगति रोक दी। इस उच्च स्तरीय वार्ता में ईरान की प्रमुख मांगों में हुर्मुज पर नियंत्रण और लेबनान में युद्ध विराम शामिल था। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका से युद्ध के लिए हर्जाना और लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने की भी मांग रखी। कुवैत में टेरर फंडिंग नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी संगठित नेटवर्क के जरिए धन जुटा रहे थे और विदेश से निर्देश ले रहे थे।
कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने एक आरोपी की नागरिकता रद्द कर दी है, जबकि देश से बाहर मौजूद 8 अन्य संदिग्धों की भी पहचान की गई है। कुवैत के आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि गिरफ्तार संदिग्धों के पास से अवैध गतिविधियों से जुड़ा पैसा बरामद हुआ है और वे देश से बाहर से मिल रहे निर्देशों पर काम कर रहे थे। इराकी संसद ने कुर्दिश राजनेता निज़ार अहमेदी को देश का नया राष्ट्रपति चुना। 58 वर्षीय अहमेदी पूर्व पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। हैती के नॉर्ड क्षेत्र में स्थित लाफेरियर किले में भगदड़ से कम 30 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा यूनेस्को धरोहर स्थल के वार्षिक उत्सव के दौरान हुआ, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक और छात्र मौजूद थे। अधिकारियों ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई। लंदन के मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ट्राफलगर स्क्वायर में ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीन एक्शन समूह पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में हुए प्रदर्शन में 523 लोगों को गिरफ्तार किया है। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक पोस्ट में कहा कि लोगों को प्रतिबंधित संगठन का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। न्यूयॉर्क पुलिस ने न्यूयॉर्क मेट्रो प्लेटफॉर्म पर 3 लोगों पर हमला करने वाले 44 वर्षीय एंडी ग्रिफिन पर गोली चलाई। पुलिस के अनुसार कई बार चेतावनी के बावजूद आरोपी के आगे बढ़ने पर कार्रवाई की गई। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोस्टारिका ने अमेरिका से निर्वासित 25 प्रवासियों के पहले समूह को स्वीकार किया। यह कदम दोनों देशों के बीच मार्च में हुए समझौते के तहत उठाया गया। चीन ने ताइवान के लिए 10 नए प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की, जिनमें पर्यटन में ढील, उड़ानों की बहाली और व्यापार को आसान बनाना शामिल है। यह कदम ताइवान की विपक्षी पार्टी KMT की अध्यक्ष चेंग ली वुन की चीन यात्रा के अंत में उठाया गया। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और शांति और सुलह की आवश्यकता पर चर्चा की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच लखनऊ में खेला जाएगा, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। मैच में लखनऊ की कोशिश टूर्नामेंट में तीसरी जीत हासिल करने की होगी, वहीं गुजरात टाइटंस अपनी दूसरी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। वहीं आज IPL 2026 के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस और डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगी। इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स ने हाई स्कोरिंग मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए इस मुकाबले में सनराइजर्स से जीत के लिए मिले 220 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18.5 ओवर में 4 विकेट पर 223 रन बनाकर हासिल कर लिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रनों से हराकर IPL के मौजूदा सत्र में अपनी पहली जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 212 रन बनाए। जवाब में दिल्ली 189 रन ही बना सकी। सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय पहलवान सुजीत और अभिमन्यु ने पुरुषों के फ्री स्टाइल फाइनल मुकाबलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सुजीत के पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल फाइनल में उज्बेकिस्तान के उमीद जोन जलोलोव के खिलाफ 8-1 से जीत दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु ने पुरुषों के 70 किलोग्राम फ्री स्टाइल फाइनल में 0-2 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचिर को 5-3 से हराया। अमेरिका में आयोजित प्रतिष्ठित USA ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारतीय राष्ट्रीय कराटे टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए अनिकेत गुप्ता ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया। वहीं दीपिका धीमान ने भी 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक
जीतने में सफलता पाई। युवा खिलाड़ी लिपिन एटे ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही वो अरुणाचल प्रदेश से यूएसए ओपन में पदक जीतने वाली पहली कराटे खिलाड़ी बन गई। कॉर्फबॉल प्रीमियर लीग के रूप में कॉर्फबॉल खेल को मिलेगा नया मंच। नया खेल नई सोच के विजन के साथ शुरू हुई इस लीग में 25 लाख रुपए की प्राइज मनी रखी गई और पहले सीजन में 8 टीमें भाग लेंगी। कॉर्फबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार ये लीग जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के साथ खिलाड़ियों को प्रोफेशनल अवसर भी देगी। तो एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। हमें यही इजाजत दीजिए, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। हम जाएंगे नहीं।